आइए महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, उसकी जीवनी। महात्मा गांधी के बालकपन में विवाह हुआ था, इसके बारे में आइए जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे यो प्रकरण न लिखना पड़ता, लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यूँ लिखते हुए मन अकुलता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आँख के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपनी विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13 वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझ नहीं सकती। पाठक यो न समझे कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लगन है, सगाई नहीं। 2 बालकों का ब्याह के लिए माँ बाप के बीच होने वाले करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता। दोनों को पता नहीं होता कि मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। यो 3 सगाई कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्या एक के बाद एक मर गई, इसीलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाई हुई थी। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई तो कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के कुछ समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी विधि होती है और मैं जो रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा स्मरण है। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे अगाध साल अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी, हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू संसार में विवाह कोई वैसी चीज़ नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीनों पहले से तैयारी होती है, कपड़े पहनते हैं, गहने बनते हैं, भांति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ बधी जाती है। औरत गला हो चाहे न हो तो भी गाने गा कर अपनी आवाज़ बैठा लेती हैं, बीमार भी पड़ती हैं, पड़ोसिन की शांति में खलन पहुंचाती हैं। बेचारी पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते हैं, इसीलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियाँ सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले 1 बार ही कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम होने पर भी ब्याह ठाठ से हो सकता, क्योंकि 3 विवाह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्चा जा सकता है। पिताजी और काकाजी बूढ़े थे, हम उनके आखिर लड़के ठहरे, इसीलिए उनके मन में हमारी विवाह रचाए का आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी। इन और ऐसे दूसरे विचारों से ये 3 विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया, और सामग्री जुटाने का काम तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ महीनों पहले से शुरू हो चुका था। हम भाइयों का तो सिर्फ तैयारी से पता चला कि ब्याह होने वाला है, उस समय मन में अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने की आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो, इसका मुझे कोई स्मरण नहीं। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई, वो कैसे आई इसका वर्णन कर सकता हूँ, पर पाठक ऐसी जिज्ञासा न रखे। मैं अपनी शर्म पर
पर्दा डालने चाहता हूँ। जो कुछ बतलाने लायक है वो इसके आगे आएगा, किंतु इस चीज़ का ब्यौरे का उस केंद्र बिंदु से बहुत ही थोड़ा संबंध है जिससे मैंने अपनी निगाह के सामने रखा है। हम भाइयों का राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ जल्दी चढ़ाने आदि की विधि हुई। वो मनोरंजन होते भी उनकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवाने थे, फिर भी थे तो नौकर ही। 30 पर राजप्रिय थे, इसीलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिर घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो ब्याह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्होंने पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई, हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आनंद आधा चला गया। फिर भी ब्याह तो हुए। लिखते मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिता का दुख भूल गया। मैं पितृभक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी वैसा ही था। यहाँ विषय का मतलब इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों को त्याग करना चाहिए। यो ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। 30 पर मानो मुझे भोगेच्छा को दंड ही भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब मैं निष्कुलानंद का त्याग नो टके रे बैराग बिना करी कोटि उपाय जी। गाता हूँ या सुनता हूँ तब यो विपरीत और कड़वी घटना मुझे याद आती हैं और शर्माती हैं। पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किस किस प्रसंग में कहाँ बैठे थे इसकी याद मुझे आज भी जैसी की वैसी बनी है। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है वो मेरे मन में उस समय थोड़ी ही की थी। तब तो सब कुछ योग और मन पसंद ही लगा था। ब्याह का शौक था और पिताजी जो कर ही रहे ठीक ही कर रहे ऐसा लगता था। इसीलिए उस समय स्मरण ताजे हैं। मंडप में बैठे फेरे खनसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वो पहली रात जो निर्दोष बालक अनजान में संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखाया कि मुझे पहली रात में कैसा वार्तालाप करना चाहिए। धर्म पत्नी को किसने सिखलाया? जो पूछने की बात मुझे याद नहीं, पूछने की इच्छा तक नहीं होती। पाठक यो जान ले कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे। ऐसा भास मुझे है, एक दूसरे से शर्माते तो थे ही। बात कैसा करना, क्या करना, सो मैं क्या जानूं। प्राप्त सिखापन भी क्या मदद करती, लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी होता है? यहाँ संस्कार बलवान है, वहाँ सिखवान सब गैर जरूरी बन जाती हैं। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लाल बटन की दबाकर लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।